ठीक है, हमने रिसेंट में ना अपना वो एंटीपार्टम हैमरेज पढ़ा था। तो ये चैप्टर थोड़ा सा रिलेटेड है, ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी। तो आई जस्ट वांट कि ये स्टार्ट करते हैं। आर यू ऑल एग्री विद दिस? सब लोग कंफर्टेबल हो विद दिस चैप्टर, या कोई और पढ़ना चाहते हो? हम्म। कोई कुछ बोल रहा है? वो अगर रिवाइज में नहीं है तो ये समझ में आएगा ना मैम? हाँ हाँ, दोनों अलग हैं। हाँ बट तो मैं दोनों ब्लीडिंग वाले चैप्टर्स थे, तो मैं सोच रही हूँ एक साथ ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, ओके ऐसा मैम। कुछ इंटर रिलेटेड नहीं है। ये अर्ली प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग थी, वो हमने पढ़ी थी एंटीपार्टम हेमरेज आफ्टर 28 वीक्स वाली, जो भी ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। उससे पहले अगर कोई ब्लीडिंग होती है तो दैट कम्स इनटू दिस पार्ट, अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग अबॉर्शंस वगैरह में जाती है। ठीक है। तो बेसिकली अगर अर्ली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, कोई ब्लीडिंग लेके आता है पेशेंट, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। मे बी वहां पर कुछ ऑप्स रिलेटेड कारण भी हो सकता है कोई गायनिक वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऑप्स की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑब्वियसली देयर इज अ साइन कि ये अबॉर्शन की तरफ जा रहा है, ये अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है। या फिर मतलब मेन तो यही है कि अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ये पेशेंट ब्लीडिंग की तरफ जा रहा है, मतलब अबॉर्शन की तरफ जा रहा है। अब वो अबॉर्शन थ्रेटेन्ड अबॉर्शन है या कंफर्म अबॉर्शन है, ये डिपेंड करता है। ठीक है। ऑफ्स कॉजेज में क्या क्या होता है? पहला है अबॉर्शन। यानी अबॉर्शन किस तरीके का है वो फिर हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वो हमें पता चलेगा। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी अगर है तो वो भी अबॉर्ट हो रही है, दैट इज अ साइन कि यहाँ पर इसीलिए ब्लीडिंग हो रही है। इसी तरह वेसिकुलर मोल वगैरह है, मतलब कोई भी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी जो रह नहीं सकती, वो आउट होना चाहती है, एंड दैट्स वाई वहां पर आपको स्पॉटिंग जैसा दिखाई देता है ना? आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेसिकुलर मोल मतलब मैम? वेसिकुलर मोटिन में क्या होता है, मोलर प्रेगनेंसी होती है, जिसमें जो सेल डिवीजन होता है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स ना बना के छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे में डिवीजन हो जाता है। बेसिकली जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होती हैं, जब आप पूरा एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हो तो वहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पढ़ते हैं, जिसमें आप ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स पढ़ते हो। एक जो पूरा डिवीजन होता है, जो जैसे सिंगल सेल, एक स्पर्म और एग मिलके एक सिंगल सेल बनाते हैं, दोनों फ्यूज होते हैं, एक सिंगल न्यूक्लियाई सेल बनता है। देन उससे दो सेल बनते हैं, दो से चार सेल बनते हैं। इस तरीके से डिवीजन होते होते जो फाइनल डिवीजन होता है वो होता है ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स और इनर सेल मास में। ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स का फ्यूचर ये होता है कि वो प्लेसेंटा बनाता है, और इनर सेल मास पूरा बेबी के जो भी फीटस के ऑर्गन्स वगैरह वो सारा डेवलपमेंट होता है, उससे सारी जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो आपके ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं वो बेसिकली अच्छे से डिवीजन नहीं हो पाता है, कुछ कुछ उसके लेवल्स पे प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है वो जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाते आपस में, और वो अनकाउंटेडली मतलब बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, और छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे जैसी वहां पर डिवीजन हो जाती है पूरे सेल्स की। तो उसको मोलर प्रेगनेंसी या वेसिकुलर मोल या हाइडेटिफॉर्म मोल, ये सारे नाम बोले जाते हैं। क्लियर है? जी मैम। ठीक है। नॉन ऑब्स कॉजेज भी बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को कोई सर्विक्स पे कोई लीजन है, तो वो कभी भी ब्लीड कर सकती है, और प्रेगनेंसी में भी ब्लीड कर सकती है। इसी तरह कोई सर्विक्स पे पॉलिप है, कोई कार्सिनोमा सर्विक्स का केस है, तो वो कभी भी ब्लीड कर सकती है, क्योंकि इन सभी केसेस में क्या होता है, जो सर्विक्स होती है ना, इट इज वेरी वेरी फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा भी इस पे फ्रिक्शन पड़ा तो ये ऊज आउट हो जाती है। किसी भी चीज से टच हो गई, उठने बैठने में ऊज हो सकती है, अगर यहाँ के टिश्यूज बहुत डेलिकेट हैं तो।
तो ऐसा कार्सिनोमा सर्विक्स में हो सकता है, एक्ट्रोपी ऑन सर्विक्स में हो सकता है। ठीक है। पॉलिप वगैरह है तो वो कभी भी ब्लीड कर सकता है, यहाँ पे पॉलिप पड़ा हुआ है। कोई आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन है तो वो कभी डैमेज हो गई, कुछ हुआ तो वहां से ब्लीड हो सकती है। ठीक है। तो नॉन ऑब्स कॉजेज में ये सारी चीजें रहती हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मतलब? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का मतलब ये है जब इट विल टेक अराउंड 4 वीक्स टू इम्प्लांट द प्रिपेयर्ड जाइगोट, या प्रिपेयर्ड जो मोरूला ब्लास्टुला बन के आता है, जो ब्लास्टुला तैयार होता है वो आके यूट्रस में उसको इम्प्लांट होना होता है। एक जगह पे आके जहाँ पे यूट्रस में ये फिक्स होता है, दैट इज इम्प्लांटेशन। तो जिस टाइम पे ये इम्प्लांट हो रहा होता है यूट्रस के अंदर, उस टाइम पे भी यहाँ से हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है। तो दैट ब्लीडिंग कम्स ऑन द सेम डे जो उसकी पीरियड्स की डेट्स होती हैं। तो ऐसा लगता है कि इस बार मेंसेस हल्के हुए, ऐसी कंप्लेन लेके आती है, उसके आसपास ही उसको ब्लीडिंग होती है। तो 4 to 5, 4th 5th वीक में ये इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है। तो वहां पर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है। अब क्लियर है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग? जी मैम। अब इसी के बाद अब हम लोग टाइप्स ऑफ अबॉर्शन में, ये तो हमने देखा कि कॉमन कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। कॉजेज में हमें पता चल गया कि कुछ नॉन ऑप्स भी हो सकता है ऑप्स रिलेटेड हो, है ना, दोनों ही तरीके के हो सकते हैं। अब टाइप ऑफ अबॉर्शन में देखते हैं। अबॉर्शन में भी ना बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कुछ में आपको अलर्ट होने का साइन आ जाता है और कुछ में आप कुछ नहीं कर सकते, इट इज गोइंग टू बी अबॉर्ट। ठीक है। तो अब वो क्या क्या है, कैसे कैसे हम उन्हें पहचानते हैं, किसकी क्या पहचान है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, और क्या मैनेजमेंट है। जैसे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में सबसे पहला है थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन नाम से ही सारे अबॉर्शन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे थ्रेटेंड बोलते हैं कि भाई कुछ अबॉर्शन के साइंस आए, जैसे मान लीजिए उसको स्पॉटिंग हुई, बट जब आपने उसे कंफर्म किया तो प्रेगनेंसी मतलब जो बेबी है वो अलाइव है, फीटल हार्ट रेट आपको मिल रहा है, बट हो सकता है कि अगर आपने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, जो मेडिकेशंस है वो नहीं ली, तो ये अबॉर्ट हो जाए। मतलब इट इज एट द वर्ज ऑफ अबॉर्शन, इट इज अबाउट टू अबॉर्ट। तो ये आ जाता है आपका थ्रेटन अबॉर्शन में। इसी तरह इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल अबॉर्शन मतलब कि वो अबॉर्शन का प्रोसेस अच्छा खासा स्टार्ट हो चुका है, अभी आप कुछ भी दोगे तो वो रुकने वाला नहीं है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। इनएविटेबल, you cannot control that abortion, that is inevitable. इसके अलावा इनकम्प्लीट अबॉर्शन, समटाइम्स द अबॉर्शन वाज डन completely according to the patient, but when they came with the complaint of continuous on of spotting or bleeding from 1 month, when you going to check on ultrasonography वहां पर एक छोटा सा पीस पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ, इसकी वजह से वो स्पॉटिंग ब्लीडिंग लेके आ रही है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसको कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। समटाइम्स कंप्लीट अबॉर्शन भी लेके आते हैं कि भाई मुझे बहुत अच्छे से ब्लीडिंग हो गई, तो इसका मतलब अबॉर्शन कंप्लीट हो चुका है। एक टर्म लिख के आता है बिलाइटेड ओवम। बिलाइटेड ओवम में क्या होता है, बस सैक बना हुआ होता है, कोई भी वहां पर कोई डिफरेंशिएशन ऑफ सेल नहीं हो पाता है, कोई हार्ट रेट नहीं आ रहा होता है, बस एक सैक बना हुआ होता है जैसे सिस्ट जैसा। तो ये भी खराब होती है प्रेगनेंसी, मतलब ये इसमें कोई मतलब प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। तो ये भी ब्लाइटेड ओवम या इसको भी अबॉर्शन की कैटेगरी में ही डाला जाता है। मतलब एक इसके ऐसी अलावा प्रेजेंट होता है? हम्म सिस्ट प्रेजेंट होता है मतलब क्या, समझी नहीं। सिस्ट नहीं होता है, ये सैक होता है, जो बच्चे का पूरा सैक बन के तैयार हो जाता है, बट इसमें हार्ट रेट नहीं आती है। अच्छा। ठीक है। और आगे कोई इसमें डिवीजन नहीं हो पाता है फर्दर, बस सैक बन के रह जाता है। ठीक है।
तो वो ब्लाइटेड ओवम होता है, इसको अबॉर्ट कराना पड़ता है अगर खुद नहीं होता है तो। इसके अलावा मिस्ड अबॉर्शन, समटाइम्स पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि वो अबॉर्ट हो चुका है, तो वो अबॉर्ट हो जाता है, तो वो मिस्ड अबॉर्शन में चला जाता है। सेप्टिक अबॉर्शन, कभी कभी बिकॉज ऑफ सम अनहाइजीनिक कंडीशंस और अनहाइजीनिक इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से यहाँ पर सेप्टिक अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, कभी रेप केसेस वगैरह में ज्यादातर सेप्टिक अबॉर्शंस में चला जाता है पेशेंट। रिकरेंट मिसकैरेजेस की भी कंप्लेन आती है, जैसे बार बार किसी को अबॉर्शन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो टर्म चला जाता है रिकरेंट मिसकैरेजेस में या बेड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री में। ये सारे आपके स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ अबॉर्शन है जो अपने आप होते हैं। मिस्ड वाला मतलब क्या है मैम? मिस्ड मतलब हो गया, अबॉर्शन हो गया, पता नहीं चलता है पेशेंट को। समटाइम्स बहुत अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, एंड समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट को स्पॉटिंग हो गई, ब्लीडिंग हो गई, इसको पता ही नहीं चल रहा है। कभी कभी होता है ऐसा कि उसका पूरा पूरा रिमूव हो गया एंड दे आर स्टिल इन अ कंफ्यूजन। जैसे गांव वाँव में क्या होता है कि पेशेंट आपके पास विजिट नहीं कर रही है, हल्का फुल्का धब्बा है लेके बैठी है, उसी धब्बे में वो अबॉर्ट हो गया पूरा, एंड दे आर स्टिल थिंकिंग कि वो प्रेग्नेंट है। तो ऐसे भी केस हो जाते हैं, वो मिस्ड अबॉर्शन में चला जाता है। मैम रिकरेंट मिसकैरेज? कभी रिकरेंट बताती हूँ, कभी कभी जैसे पेशेंट को पता ही नहीं होता, उसको मेंसेस आ जाते हैं, उसको टाइमली मेंसेस आ रहे हैं, जैसे ही उसको अगले महीने मेंसेस आए, तो वो मेंसेस नहीं थे एक्चुअली वहां पे। अब कभी कभी जैसे आप इनफर्टिलिटी केसेस में हम लोग देखते हैं 2-3 दिन चढ़ जाते हैं, उसके बाद उसको प्रॉपर मेंसेस आ जाते हैं। तो जब उसका, कभी कभी पेशेंट अपनी यूपीटी लेके आती है कि भाई मैंने 1-2 दिन चढ़ते ही मैंने करा था, तो तब कुछ नहीं आया, मतलब जब उसको पीरियड हो रहे होते हैं तब वो करती है, तो उस दिन उसको पॉजिटिव आता है, तो वो मिस्ड अबॉर्शन हो चुका होता है। समझ रहे हो, मतलब प्रेगनेंसी आई, उसको पता ही नहीं चला और वो अबॉर्ट भी हो गई, दैट इज मिस्ड अबॉर्शन। रिकरेंट मिसकैरेजेस पूछ रहे थे। यस तो मैम। फिर पता कैसे चलेगा? प्रैक्टिकली मतलब बता उसको दीजिए। प्रेगनेंसी आई, वो उस टाइम चेक नहीं की, फिर वो अबॉर्ट भी हो गया, उसको समझ नहीं आया, उसको लगा कि हाँ वो है, पीरियड्स आ गया, तो फिर हम लोगों को आते कैसे हैं पता चला कि वो अब? जिस दिन पीरियड होते हैं ना, कभी कभी पेशेंट उसी दिन की यूपीटी करके लेके आते हैं, या आपके पास जब विजिट करता है तो हम पीरियड के टाइम पे ही करवाते हैं यूपीटी, तो उसमें पॉजिटिव आ जाता है, तो वो मिस्ड अबॉर्शन में चला जाता है। अच्छी खासी हैवी फ्लो हो रहा होता है, उसी में आप यूपीटी कराओ तो पॉजिटिव आता है, तो वो मिस्ड अबॉर्शन में चला गया। ठीक है, वैसे ही पता लगता है, मतलब एक टर्म आ जाता है, कभी कभी होता है जब अच्छा खासा फ्लो हो गया, अब उसको आप फ्लो को तो नहीं रोक सकते, इसका मतलब ये अबॉर्ट हो गया पूरा। और जैसे ही उसे पीरियड भी आराम से ओवर हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है, और ओवर होने के बाद करती है, 3-4 दिन के बाद ही करेगी, तो वो निगेटिव आना स्टार्ट हो जाता है। मैम एक तरीके से सेप्टिक का क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। सेप्टिक अबॉर्शन ज्यादातर जो रेप केसेस वगैरह होते हैं ना, मतलब इलीगल प्रोसीजर्स के थ्रू कुछ किया गया, तो वहां पर सेप्टिक होने की, मतलब अबॉर्शन तो हो ही रहा है, उसके साथ सेप्टिसीमिया हो गया, दैट इज सेप्टिक अबॉर्शन। या फिर कोई या फिर जैसे कहीं कहीं डीएनसी ऐसी छोटे छोटे सेंटर्स पे लोग करने बैठ जाते हैं, तो वहां पर बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस को यूज किया गया, सारे इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव वगैरह नहीं है, तो ऐसे में जब उनको यूज कर लिया जाता है, तो वहां पर सेप्टिसीमिया हो जाता है फीमेल्स को ड्यूरिंग अबॉर्शन प्रोसेस और आफ्टर अबॉर्शन, तो दैट कम्स इन द टर्म सेप्टिक अबॉर्शन। पढ़ेंगे, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, पूरा करने वाले हैं हम इन्हें, ओके मैम। बस अभी मैं टर्म समझा रही हूँ तो। ठीक है, रिकरेंट मिसकैरेजेस में था कि अगर एक फीमेल को बार बार मिसकैरेज, बार बार लॉस ऑफ प्रेगनेंसी हो रहा है, तो दैट फीमेल कम्स अंडर दिस टर्म रिकरेंट मिसकैरेज या रिकरेंट अबॉर्शंस। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ये तो अबॉर्शंस ऐसे थे जिस जो अपने आप हो रहे थे,
लेकिन कुछ अबॉर्शंस ऐसे होते हैं जिसको आपको इंड्यूस करना पड़ता है ना, इंड्यूस अबॉर्शन। तो इंड्यूस अबॉर्शन में क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। जैसे किसी को आप एमटीपी किट यूज करा रहे हो या डीएनसी परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज इंड्यूस प्रोसीजर, यू आर इंड्यूसिंग द अबॉर्शन। या फिर क्रिमिनल अबॉर्शन, ठीक है, इलीगल फॉर्म से किसी तरह से अबॉर्ट करवाया जाए, तो ये सारे आपके इंड्यूस अबॉर्शन में चले जाते हैं। अब हम लोग फर्स्ट देखने वाले हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और मिसकैरेज किसे कहते हैं। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जैसे भी मैंने तुम लोगों को समझाया, टर्म खुद ही मैम बता। गुड इवनिंग मैम विनय। वॉइस ब्रेक हो। अच्छा, अभी कैसी है? अभी ठीक है मैम। ठीक है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में बेसिकली ऐसा अबॉर्शन जो अपने आप इंड्यूस हो गया, मतलब कुछ ना कुछ वहां पर कुछ ऐसा प्रोसीजर आ रहा है कि जिसकी वजह से वो इंडक्शन स्टार्ट हो गया। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये कि अपने आप होना, कोई चीज अपने आप में। जो फर्स्ट साइन आएगा ऑब्वियसली दैट इज ब्लीडिंग और स्पॉटिंग। तो स्पॉन्टेनियस को हम जो डिफाइन करते हैं, दैट इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द 28 वीक्स। 28 हफ्ते से पहले अगर कोई भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है, दैट कम्स इन द स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, या उसे मिसकैरेज इंग्लिश टर्म में बोलते हैं। ठीक है, और फीटस का वेट 500 ग्राम से कम है, तब इसको आप क्या बोलोगे, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलेंगे। ठीक है, और आफ्टर 28 वीक अगर स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है तब उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या मैम? आफ्टर 28 वीक अगर ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज, वेरी गुड। एंटीपार्टम हेमरेज। हम्म। व्हेन द अबॉर्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली, अगर ये अपने आप हो रहा है, कोई आपने अलग से वो प्रोसीजर नहीं करा, इंडक्शन नहीं करा है, तब उसे इंड्यूस अबॉर्शन बोलते हैं या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। अगर ये अपने आप हो रहा है तब इसे आप मिसकैरेज बोलते हो। ठीक है, मिसकैरेज बोलो या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलो, एक ही बात है, बिफोर 28 वीक्स। कारण क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर, फीटल फैक्टर्स हो सकते हैं, मैटरनल फैक्टर, पैटर्नल फैक्टर्स, कुछ अनएक्सप्लेन भी हो सकते हैं। फीटल फैक्टर्स में कोई ऑटोजोमल प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को, कोई मोनोसोमी, ट्राइसोमी, कोई जेनेटिक लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी विल रिजेक्ट दैट काइंड ऑफ फीटस। कोई मैटरनल फैक्टर हो सकता है, जैसे माँ अगर एल्डरली ग्रेविडा हो या फिर टीनेज प्रेगनेंसी हो, ऐसे में द यूटरस इज नॉट वेरी मच सपोर्टिव
और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती देन, और पूरा हार्मोनल प्रोफाइल भी डिस्टर्ब होता है पूरा एचपी एक्सिस, तो यहाँ पर कई बारी बिकॉज ऑफ एज भी अबॉर्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? कोई मैटरनल इन्फेक्शन हो, जैसे हम लोग बार बार नाम लेते हैं टॉर्च का, है ना। टॉर्च इज वेरी कॉमन इन्फेक्शन दैट इज फाइंड इन, खास करके जो मल्टीपल वो होते हैं, लॉस ऑफ प्रेगनेंसीज में जा रहे होते हैं पेशेंट्स, तो वहां पर वही सारा टॉर्च के सारे इन्फेक्शंस वहां पर हो सकते हैं। निजेरिया, गोनेरिया, क्लेमीडिया, लिस्टेरिया, ये सारे अलग से भी आते हैं कुछ इन्फेक्शंस, वो भी हो सकते हैं। बेसिकली कोई भी ऐसा वायरल इन्फेक्शंस खास करके जो बेसिकली बच्चे के सेल्स को और जो भी इंट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब करेगा, तो डेफिनेटली वहां पर अबॉर्शन विल टेक प्लेस। इस कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो इन्फेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्टेप्टोकोकस, स्टेप्लोकोकस, माइकोप्लाज्मिन, यूरीप्लाज्मा, यूरिलिक्टम, ये अलग अलग टाइप के थोड़े से बैक्टीरियाज हैं, दैट इज वेरी सीरियस। ठीक है, वो सेप्टिसीमिया वाले सारे जो भी लोकल डिस्चार्जेस बड़े हुए दिखते हैं, इनमें बॉडी पेन्स होते हैं, फीवरिश होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर अगर स्टेप्टोकोकस वगैरह या माइकोप्लाज्मा इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली यहाँ पर और भी सिम्टम्स आते हैं। तो कोई भी बैक्टीरिया या वायरल यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई भी पेल्विक ट्रॉमा या एब्डोमिनल ट्रॉमा हो सकता है, कोई छत से गिर गया, कोई जीने से गिर गया, ठीक है, कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से उस पर अटैक हुआ, तो इन दोज केसेस भी वहां पर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है। कोई एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, एंडोक्राइन में मैंने तुम लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया था अभी ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, लास्ट चैप्टर में ही हम लोगों ने पढ़ा है। व्हाट इज ल्यूटियल फेज डिफेक्ट? मैम इसमें प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है पेशेंट को। हाँ, वेरी गुड। ल्यूटियल और कहते हैं। हाँ, कॉर्पस ल्यूटियम का मैम ये कॉर्पस ल्यूटियम फंक्शन। फंक्शन जो है वो डिमिनिश हो जाता है ना, या यस मैम। होता ही नहीं है। उसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन और अदर जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन की सप्लाई है वो कम हो जाती है। तो इसमें आपको बेसिकली करना बहुत ज्यादा, जो अवेलेबिलिटी है वो यही है कि आप प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट अच्छा कर दो, जिससे प्रेगनेंसी का जो भी लॉस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है वो उसे मिल पाए। तो इसकी वजह से अर्ली मिसकैरेजेस होते रहते हैं, इम्प्लांटेशन नहीं होने देते प्रॉपर, जो भी अगर इम्प्लांट हो भी गया तो प्रॉपर जो भी जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी में डायबिटीज मिलाइटस हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म में जा सकती है पेशेंट, पीसीओडी हो सकता है। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हो सकता है जो यूज कर रही हो, जैसे क्विनीन्स वगैरह, इरगोट्स, सेवरल परगेटिव्स, बहुत स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स, दे आर नॉट अलाउड इन द प्रेगनेंसी। बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कॉन्स्टिपेशन की, तो स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स भी नहीं यूज करने होते हैं। टोबैको, अल्कोहल, कोई आर्सेनिक या लीड की जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें कोई काम करता हो, देन इट विल ऑल्सो अ कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। ठीक है, कोई रेडिएशंस हो, कोई फॉर्मल्डिहाइड बेंजीन वगैरह, जैसे अल्कोहलिक जो कंपनीज होती हैं उसमें अगर कोई कंटिन्यूस एक्सपोजर में रहे तो वो भी क्या होता है, अर्ली अबॉर्शंस कॉज कर सकते हैं। मैटरनल स्किन माल केयर न्यूट्रिशन। स्किन केयर प्रोडक्ट भी यूज करने से कुछ कुछ मतलब जो अनसेफ होता है उसको करने से भी होता है क्या? नहीं, ऐसा कोई इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन तो नहीं है स्किन से, तो कोई इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इंजेक्शन हो रहा है प्रॉपर, जैसे इनहेलेशन हो रहा है, अगर एक तरीके से एक पाथवे इनहेलेशन का भी रहता है ना, तो जैसे जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं आर्सेनिक लीड की, तो इसमें क्या होता है कंटिन्यूअसली, मतलब एक बहुत ही
माइक्रो लेवल पे इंजेक्शन हो रहा है उस न्यूट्रिएंट का, बट इट इज इन कंटिन्यूस मैनर में वो यूज हो रहा है, वो इंजेस्ट हो रहा है मटेरियल, तो डेफिनेटली दैट विल रिफ्लेक्ट इन द प्रेगनेंसी। ठीक है, कुछ कुछ ही ऐसे केमिकल्स हैं जैसे आर्सेनिक, लीड वगैरह, इनका सबसे ज्यादा देखा जाता है। कोई रेडिएशंस हैं, कोई भाई कंटिन्यूसली रेडिएशंस के एक्सपोजर में है, तो डेफिनेटली वहां पर वो दिखेगा बेबी पे। कोई मैटरनल माल न्यूट्रिशन है, माँ को माँ जो है अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन की तरफ जा रही है, तो वो भी वहां पर एक प्रेगनेंसी अबॉर्शन में जाएगी पेशेंट। इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं, किसी को एसएलई है, हो रहा है, या एसएलई में जा रही है, तो वहां पर मल्टी ऑर्गन फेल्योर की पिक्चर बनती है, तो मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से भी वहां पर अबॉर्शन हो सकता है। एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज जैसे बन रही हैं, इसमें क्या हो रहा है कि दीज आर दी डायरेक्टेड अगेंस्ट प्लेटलेट्स एंड वेस्कुलर एंडोथेलियम लीडिंग टू द थ्रोम्बोसिस, प्लेसेंटल डिस्ट्रक्शन एंड अबॉर्शन। अगर एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज बढ़ रही हैं, तो ये काम क्या कर रही हैं कि प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करवा रही हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर थ्रोम्बोसिस हो रही है, यानी कि जो थिकनिंग ऑफ ब्लड करवा रही है, एक तरीके से क्लॉट बनवा रही है ब्लड में। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है कि प्लस जो फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वहां पर ब्लॉकेज आ गए तो डेफिनेटली वहां पर अबॉर्शन की तरह वो प्रेजेंट करेगा। सारी जो भी न्यूट्रिशन अगर छिन गया उस प्रेगनेंसी से, तो अगर ब्लड सप्लाई रुक गई तो ऑब्वियसली सारे न्यूट्रिशन जो भी एक्सचेंज ऑफ सारा न्यूट्रिशन हो रहा है वो भी स्टॉप होगा, वो भी डिस्टर्ब होगा, तो वहां पर अबॉर्शन विल टेक प्लेस। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी बिटवीन मदर एंड फादर, it is assumed that histocompatibility, particularly in human leukocyte antigen HLA-DR, बेसिकली एक यहाँ पर क्या होता है कि हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एक चीज होती है जिसमें बच्चे का और माँ का जो माँ फादर इनके जो डीएनए है वहां पर एक कॉमन कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ कॉमन केमिकल्स होते हैं, वो होने चाहिए। अगर वो चीज कॉमन नहीं है, ठीक है, तो बॉडी विल टेक दैट फीटस एज एन एजेंट जिसको वो किल करना चाहती है, और उस वजह से क्या है, वो उसको अबॉर्ट करने में लग जाती है। इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है कि ये हमारे इस बेबी के जो टिश्यूज हैं वो हम मदर के फादर के टिश्यूज से मिलते नहीं है, कोई अटैकिंग एजेंट रिमूव करो। और इसी ब्रेक हो गया था प्रोसेस में मैम, क्या बट होता है कि बॉडी विल, हाँ वॉइस ब्रेक क्या हो गया हुआ, था मैम, वॉइस ब्रेक हो गया था बीच में। ओके। तो जब हमारे बेबी के जो टिश्यूज हैं दैट इज नॉट हिस्टोकम्पैटिबल विद मदर और फादर, तो दैट fetus will be treated as an external agent और एन अटैकिंग एजेंट। बॉडी इसको क्या सोचती है कि एक अटैकिंग एजेंट है एंड वी हैव टू रिमूव दिस, तो बॉडी इसको रिमूव करने पे लग जाती है। तो इस वजह से भी यहाँ पर अबॉर्शन की कंडीशन आ जाती है। मतलब फीटस में कभी कभी, एचएलए प्रेजेंट होगा और माँ बाप में नहीं है। हाँ, HLA सेम नहीं है, हिस्टो एचएलए सेम है। इनकम्पैटिबिलिटी है, ठीक है। अगर मदर फादर से कोई डिफरेंस होगा HLA में, तो वहां पर बेसिकली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती बॉडी, बॉडी विल टेक इट एज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके अलावा एजिंग स्पर्म, अगर ज्यादा एजेड स्पर्म है या बहुत ज्यादा मेनोपॉज की तरफ जा रही है ऐसी फीमेल का ओवम है, तो क्वालिटी ऑफ स्पर्म या क्वालिटी ऑफ ओवम पे भी डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी आगे जाएगी या नहीं जाएगी। कोई यूट्राइन डिफेक्ट हो जैसे सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में क्या होता है, सर्विक्स में ये हो जाता है ना, लूज रहता है उसमें, हम्म, शॉर्ट सर्विक्स हो जाता है।
सर्विक्स बेसिकली जैसे एक बॉटल के ऊपर ढक्कन होता है ना, इसी तरीके से यूट्रस को बॉटल समझो, और जो ढक्कन वाला एरिया है दैट इज सर्विक्स। अगर वो सर्विक्स प्रॉपर नहीं होगी, मतलब जो उसकी अगर जो उसका जो भी डायमीटर है वो फिक्स नहीं होगा, तब तक वो अंदर जितनी भी चीज हो वो उसको होल्ड कर सकता है। अगर ये चीज ओपन होते चले जाए, जैसे जैसे मैं उसमें पानी भरूं और उसके ऊपर का जो स्पेस है वो ओपन होता चला जाए, तो क्या पानी उसमें रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। या कोई भी मटेरियल है, कोई भी चीज है, वो उसमें नहीं रह सकती अगर वो ओपन होना स्टार्ट हो जाए, उसका ढक्कन ऊपर वाला जो नेक वाला एरिया है। दैट्स हाउ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में क्या होता है, जो नेक पार्ट है या जो सर्विक्स है, वो जैसे जैसे एज ऑफ जेस्टेशन बढ़ती है वैसे वैसे वो भी फैलता चला जाता है, सर्विक्स भी ओपन होती चली जाती है। दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्विक्स होल्ड नहीं कर पाती विद टाइम चीज को, अंदर फीटस है, ग्रो करता है, तो एट अ सर्टेन एज तक तो वो उसे होल्ड कर लेती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो उसको होल्ड नहीं कर पाती और वहां पर रिजेक्शन ऑफ फीटस हो जाता है। इसी तरह बाइकॉन्यूट यूट्रस हो सकता है, यूट्रस के दो कॉर्नू हो, मतलब इस तरीके का हार्ट शेप्ड कुछ यूट्रस होता है, तो कैविटी पूरी डिवाइडेड हो जाती है। कोई सेप्टम हो सकता है, यूट्रस हो सकता है नॉर्मल हो मगर बीच में एक सेप्टा है, ठीक है, बीच में कुछ इस तरीके से सेप्टा है, तो वो भी बच्चे एक हद तक तो बच्चे को ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, बट आफ्टर सम टाइम उसको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है कि बीच बीच में, एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है, सारे में ना पूरा फाइब्रोज्ड हो रखा होता है, आपस में पूरी यूट्रस चिपकी हुई होती है, जगह जगह पे पूरा वेब लाइक पैटर्न बना हुआ होता है, तो उसकी वजह से बाई चांस प्रेगनेंसी आ भी गई तो वो ग्रोथ नहीं कर पाती है, वहां पे अबॉर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। या कोई फाइब्रॉइड वगैरह पड़ा है, मान लीजिए यूट्रस कैविटी पूरी है लेकिन पूरी कैविटी में फाइब्रॉइड पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत तो फीटस ग्रो करेगा बट आफ्टर सम टाइम इट विल अबॉर्टेड। ये सारी कंडीशन हो सकती है। कभी कभी मालने मतलब इडियोपैथिक इज द कॉज, पता ही नहीं क्यों हो रहा है अबॉर्शन, ये सारे इसके कारण बन सकते हैं। कुछ पैटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं, कभी कभी कोई पैटर्नल फैक्टर, कोई पैटर्नल क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वहां पर जो है रिजेक्शन हो जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं, कोई पेशेंट हिस्ट्री देती है कि अ, मेरे बेटे होते हैं तो वो नहीं जी पाते हैं, दे विल डाई एट टर्म और इन बिटवीन, मगर जब बेटी होती है दैट विल सर्वाइव, है ना। तो ऐसे में ना जो थोड़ा सा अंदेशा लगता है कि वो कहीं ना कहीं पैटर्नल वाई फैक्टर पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब भी एक्स एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो वो सरवाइव कर रही है, या और भी बहुत सारे कारण होते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% हम इसी पे रिलाई करें। मतलब एक एग्जाम्पल देने के लिए समझा रही हूँ कि जब भी मेल आ रहा है तो हो सकता है कि, क्योंकि वाई तो देने वाला मेल ही होता है, एक्स और वाई दोनों मेल से आते हैं, एक दूसरा वाला, तो वाई तो मेल से ही आ रहा है, तो जब भी वाई आ रहा है तो वो अबॉर्ट हो जा रहा है, मगर जब भी एक्स आता है तो दैट विल सर्वाइव। तो ऐसे में माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है मैटरनल फैक्टर की तरफ इशारा कर रही है। पता कैसे चलेगा? वो तो अबॉर्शन हो रहा है वो फिर 28 वीक के जेनेटिक बाद काउंसलिंग होती है पूरी, जेनेटिक स्टडी करवानी पड़ती है, इट विल वेरी कॉस्टली, बट एक आइडिया लगा लेते हैं हम लोग कि ये कोई, अगर कुछ ऐसा है, अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, इफ इट इज ही इज फ्रॉम अ गुड फैमिली, देन वी विल कंसीडर इट एज फॉर जेनेटिक काउंसलिंग, उसके रिगार्डिंग जो भी बेस्ट पॉसिबल होता है तो वो वहीं पे ट्रीट होता है हायर सेंटर्स पे। क्योंकि जेंडर तो रिवील होता नहीं है और उसको फिर पता नहीं चलेगा नॉर्मल लोगों हाँ, को। नहीं पता चलता है, मगर जैसे हिस्ट्री बताता है कोई पेशेंट, उससे आइडिया लगा लेते हैं कि भाई 3 बार जब मेल आया तो वो अबॉर्ट हो गया आफ्टर, मतलब 4 6 मंथ 5 मंथ, तो जब भी फीमेल आती है तो वो सरवाइव कर जाती है, तो मतलब उससे वही तो आइडिया। मैं, वो जो मेल का जो बता रही है कि मेरे मेल रहता है तो क्या? अबॉर्ट, तो वो मेल का पता कैसे चलेगा? जेंडर तो रिवील होता नहीं है, 28 वीक पहले से हो रहा है।
आफ्टर डिलीवरी तो होता है ना, डिलीवरी हो जाती है उसकी, जब भी मेल आता है तो वो लिविंग उसे मिलता ही नहीं है। अबॉर्शन पड़ रहे हैं ना, 28 वीक पहले से हो रहा है ना। तो जेंडर तो बन जाता है, थर्ड थर्ड मंथ के मंथ। बाद ही हाँ जेंडर तो बन जाता है ना। जब डिलीवर होगा तब तो दिखेगा ना कि मेल है फीमेल है। हाँ समझ रहे हो? हाँ। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना सारी चीजें? सफिया, रीनू, पूजा, क्लियर हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है मैम ये? कब से पढ़ा रही हैं? अरे वाह, मैं सोच रही थी आज फैजिया नहीं है। मेरे फ्रेंड्स आ गए थे तो अभी क्या कौन सी टॉपिक चल रही है? कोई नहीं, एंजॉय करो तुम, बहुत पढ़ी लिखी हो तुम। नहीं मैम ऐसा नहीं है। ठीक क्या है, शुरू तो किया है? वही वही क्या था ये, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग वाला ही था, ये अबॉर्शंस वाला है। ओके मैम। हम्म, अबॉर्शंस। ठीक है, एक बार मुझे बता दीजिए, मैटरनल फैक्टर्स में क्या क्या हो सकता है? एक तो मैम मैंने एज बताया होगा, डिफेक्ट। अगर टीनेज, हम्म, यस बताओ बताओ। मैम टीनेज प्रेगनेंसी अगर हो, या फिर फीमेल ज्यादा 40 ईयर से ज्यादा हो, या फिर कोई मेटल इन्फेक्शन हो सकता है जैसे मीजलिया गोनोरिया, या फिर क्लैमिडिया का, हम्म, या फिर टॉर्च का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कोई ट्रॉमा उसकी वजह से। इंडोक्राइनल में ल्यूटियल फेस डिफेक्ट हो सकता है, या कोई पेशेंट डायबिटीज हो, हाइपोथायरिज्म पीसीओडी वगैरह की पेशेंट भी हो सकती हैं। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। हाँ, हिस्टो इनकम्पैटिबल हो तो भी रिजेक्ट हो जाता है। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है तब भी हो सकता है। या हम्म एजिंग स्पर्म और ओवम तब भी हो सकता है। वेरी गुड। कोई यूट्राइन डिफेक्ट हो तो भी रिजेक्ट हो सकता है ना? गुड इवनिंग मैम। यस मैम। गुड इवनिंग अनीशा। बोले मैम, मेरे पास एक पेशेंट आई थी। हम्म। उसको 4 से 5 महीना होता है तो एबॉर्शन हो जाता है अपने आप। और उस बच्चा का हेड नहीं बनता है, और कभी होता है अंगूर के गुच्छा जैसे हो जाता है। ओके, तो उसको कोई जेनेटिक इश्यूज है ना? कभी बच्चा को पैर नहीं बना, कभी हाथ नहीं बनता है। जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहे हैं उसके। फैमिली हिस्ट्री पूछो, फैमिली में भी ऐसा होता है क्या किसी के साथ? मैम ऐसा नहीं है। फैमिली में नहीं है किसी के साथ? एक पेशेंट को, और मैम 8 साल की बेबी है, उसके बाद बंद हो गया, नहीं हो रहा है। अच्छा, कॉल पे डिस्कस कर लेना, मैं बता दूंगी। ओके मैम, ओके। ठीक है, अलग अलग केसेस समझा दूंगी। कॉल कर लेना आफ्टर क्लास। हम्म, तुम लोग के अपने कोई पेशेंट्स रहा करें, तुम लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हो। और इफ यू वांट कि किसी को नोन को आपको मेरे अंडर रखना है, इफ यू वांट कि भाई मैं आपको देना चाहती हूँ कि ऐसा आप कॉल अटेंड क्या करिए, बजे कर लूं? तो वो भी कर सकते हो। क्या? कॉल क्या बजे कर लो? आफ्टर क्लास कर लेना, जब क्लास ओवर होगी तुरंत कर लेना। ठीक है। ठीक है, क्योंकि क्लास के बाद ही मैं मिल पाती हूँ थोड़ा सा। क्वेरी किसी को रहा करे तो तुरंत क्लास के बाद कर लिया करो, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मॉर्निंग टाइम भी बिजी हो जाता है, इवनिंग भी बिजी हो जा रहा है। किसी को कोई भी केस डिस्कस करना है तो अपना बात कर लिया करो, ठीक है सभी लोग। क्योंकि ऐसे जितना आप लोग सीखोगे ना तो वन ऑन वन समझ में आता है। और किसी को आपको लगता है कि मैम आप इसको अंडर अपने ले लीजिए, तो मैं ऑनलाइन भी मेरा रहता है प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सब, तो आप लोग ऑनलाइन भी रेफर कर सकते हो। यस मैम। ठीक है, तुम्हारे तो सब तुम ही देखोगे। जितनी जोर से यस बोला है। ये विनय से पार्टनरशिप करनी पड़ेगी मुझे तो, यस मैम। तभी ज्यादा फायदा होगा। चलो।
अच्छा, तो हमें चीजें कुछ कुछ क्लियर हुई। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो अब, अ, हर ट्राइमेस्टर में क्या कारण बनना है अबॉर्शन का। हम क्योंकि 2 ही ट्राइमेस्टर पढ़ने वाले हैं, लास्ट वाला हमने पढ़ लिया है, तो अगर हम बात करें, ये अर्ली ब्लीडिंग की बात चल रही है, तो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर को हम डिस्कस करेंगे इन दिस। लास्ट ट्राइमेस्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है तो ज्यादातर जो कॉज होता है वो आपका सबसे पहला जो होता है वो जेनेटिक डिसऑर्डर। बच्चे में कोई जेनेटिक डिफेक्ट आता है तो कुदरत खुद ही उसको रिजेक्ट कर देती है, तो दैट्स वाई वहां पर अबॉर्शन हो जाता है। या फिर जो सेकंड बड़ा कॉज बनता है दैट इज ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। बहुत बारी ल्यूटियल फेज बहुत अच्छा सपोर्टिव नहीं होता, तो वहां पर ल्यूटियल फेज डिफेक्ट जैसा दिखाई देता है। या थायराइड एबनॉर्मलिटी हो सकती है, या कोई डायबिटिक हो सकता है। तो इन सभी कारणों से भी अबॉर्शन होता है, जिसमें सबसे मेजर अगर आफ्टर जेनेटिक फैक्टर देखें तो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट बनता है, और देन थायराइड एबनॉर्मलिटीज। इसके अलावा कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह हो सकते हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी अबॉर्ट हो सकता है। कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, जैसे हमने टॉर्च की बात की अभी, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वजह से, और होता है मल्टीपल टाइम्स, कोई वायरल लोड अगर हैवी है या ऑलरेडी करंट का इन्फेक्शन है, तो इन सभी केसेस में अबॉर्शन होने के चांसेस काफी हाई होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो मेजर कॉज बनता है वो होता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस यहाँ पर सबसे ज्यादा डोमिनेंट इसलिए होता है क्योंकि 12-14 हफ्ते तक तो प्रेगनेंसी होल्ड कर लेती है सर्विक्स। आफ्टर दैट वो इतना ग्रोथ जैसे जैसे करती है प्रेगनेंसी, सर्विक्स उसको होल्ड नहीं कर पाती और वो अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकते हैं, और वही दूसरा इसके बाद अगर कोई कॉमन कारण बनता है सेकंड ट्राइमेस्टर का, वो होता है बाइकॉन्यूट या सेप्टेट यूट्रस, या कोई फाइब्रॉइड है यूट्रस में, यानी कि यूट्रस की कैविटी का जो स्पेस है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा बच्चे को ग्रोथ के लिए, वो अबॉर्ट हो जाता है। यूट्राइन साइने की वगैरह है, कोई फाइब्रॉइड्स हैं, उन सभी केसेस में यहाँ पर अबॉर्शन हो सकता है। कोई मैटरनल डिजीज है, ठीक है, या फिर कोई अनएक्सप्लेन कॉज भी हो सकता है। ये सारे कारण बनते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के अबॉर्शंस में के लिए। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर के कॉजेस समझ में आए? Yes, ma'am. यस मैम। रानी समझ में आ रहा है? आज शांत कैसे हो? कुछ कुछ बच्चे बर्दाश्त नहीं होते हैं शांत। वैसे तो मुझे कोई भी बर्दाश्त नहीं होता है शांत। अनम, अनीशा, अरीबा, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? जी मैम। जी मैम। गुड, ठीक है, मुझे बता दो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अबॉर्शन के कारण बता दो एक बार क्विकली। मैम जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, मोस्टली तो जेनेटिक तो फैक्टर कहने अगर ग्रोथ बात की करें इन्फेक्शन तो डिफेक्ट है, कोई थायराइड एब्नॉर्मलिटीज है या डायबिटीज है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या कोई इन्फेक्शन हो उसकी वजह से गुड, अबॉर्शन कॉज। सेकंड ट्राइमेस्टर बताओ, इसी तरह सभी लोग बोलेंगे। सफिया, शुमाइया, तुम एनाटॉमिकल मैटरनल सेम सर्वाइकल ट्रांसप्लांट हो जाता इनकॉम्पिटेंस या है। फिर कंजेनाइटल एनाटॉमिकल मालफॉर्मेशन हो सर्वाइकल सकता है, कंजेनाइटल यूट्रस मैटरनल डिफेक्ट डिफेक्ट हो, बाइकॉर्ड साइनेकी हो सकता है, कोई फाइब्रॉइड हो सकता है, या फिर कोई मैटरनल डिजीज या फिर कोई डिफेक्ट। गुड, वेरी गुड। अब आगे आते हैं थोड़ा सा, अबॉर्शन के क्या मैकेनिज्म है ये देख लेते हैं थोड़ा सा पार्ट। अप टू 8 weeks ovum surrounded by villi and decidual covering is expelled out intact. अच्छा, the expelled in अप टू 8 weeks की कहानी क्या होता है कि पूरा का पूरा सैक ही अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, आराम से अबॉर्ट हो जाता है, क्योंकि वो अगर इंटैक्ट भी हो गया है तो अभी बहुत ज्यादा बेसिकली क्या होता है, अप टू 8 weeks
द ओवम विल बी सराउंडेड बाय द विलाई एंड डेसिडुआ। जो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियल पार्ट है ना, वही उसे कवर कर लेता है बस, जो ओवम तैयार होके आता है। तो अगर अबॉर्शन होता है तो पूरा का पूरा अबॉर्शन मतलब ओवम ही निकल जाता है। अगर इससे थोड़ा सा आगे बढ़े 8 to 14 वीक की तरफ, जैसे प्रेगनेंसी एंटर करती है, तो इसमें क्या है, प्लेसेंटा बन जाता है। 8 9 10th वीक्स के अराउंड तो बन ही जाता है ऑलमोस्ट। तो 8 वीक पे स्टार्ट हो जाता है फॉर्मेशन प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स वगैरह। तो ऐसे में क्या होता है, अबॉर्शन अगर स्टार्ट भी हो गया या एमटीपी दिया गया, तो इसीलिए तो हम बोलते हैं थोड़ा सा टफ हो जाता है विद टाइम। टफ क्या हो जाता है कि ऐसे में समटाइम फीटल पार्ट्स निकल जाते हैं, लेकिन प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स लेफ्ट आउट रह जाती हैं इसमें। आफ्टर 14 वीक क्या होता है, द प्लेसेंटा इज कंप्लीटली फॉर्म्ड। प्लेसेंटा 14 वीक के बाद कंप्लीटली बन जाता है। तो इस वजह से क्या है कि पूरा जो अबॉर्शन होता है, इट विल बी हैपन एज अ मिनी लेबर, क्योंकि पूरा प्लेसेंटा है, पूरा बच्चा है, सब कुछ है, बस साइज छोटा है, तो वो मिनी लेबर की तरह डिलीवर कराना पड़ता है। पूरा नॉर्मल लेबर की तरह वो डिलीवर होता है। तो वो मैकेनिज्म ऑफ अबॉर्शन बदल जाते हैं। अप टू 8 वीक पूरा का पूरा ओवम निकल आता है। आफ्टर 8 to 14 वीक के बीच में क्या होता है, अगर वो अपने आप प्रोसीड कर रहा है या फिर आप कोई इंडक्शन भी दे रहे हो, तो क्या होता है कि सिर्फ फीटस पार्ट तो निकल जाता है, लेकिन कभी कभी प्लेसेंटा मेम्ब्रेन रह जाती हैं, तो फिर आपको वो क्यूरेट करके निकालना पड़ता है। 14 वीक के बाद तो आपको प्रॉपर डिलीवर कराना पड़ता है, अगर 14 वीक के बाद कोई अबॉर्ट करता है तो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होते हैं मैकेनिज्म ऑफ अबॉर्शन के। अब हम कल को थ्रेटेंड अबॉर्शन स्टार्ट करेंगे। ये हमने अभी जनरल पढ़ा है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। आई होप सबको क्लियर होगा यहाँ तक। मैम बी वाला पॉइंट क्या था? 8 to 14 वीक फ्रॉम 8 to 14 वीक के अराउंड क्या होता है, क्योंकि प्लेसेंटा भी डेवलपिंग होता है, बन रहा होता है, और मेम्ब्रेन्स भी बन रही होती हैं। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है, फीटस तो एक्सपल हो जाता है, लेकिन ये प्लेसेंटा जो डेवलप हो रहा है, इसमें थोड़ा सा ग्रिप बन जाती है। तो बहुत ज्यादा बार कभी कभी मतलब इट विल बी ऑन 60-70% टाइम क्या होता है कि प्लेसेंटा मेम्ब्रेन रह जाती है इस टाइम पे। तो फिर उसको क्यूरेट करना पड़ता है, आपको डीएनसी परफॉर्म करनी पड़ती है, अपने आप नहीं निकल पाता। आफ्टर 14 वीक आपको पूरा डिलीवर कराना पड़ता है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। अब And वॉशरूम का जो कारण रहेगा वो बाद में आएगा ना मैम, कैसे पता करेंगे, पेशेंट को कैसे बताएंगे यहाँ क्या हाँ, वो रीजन। सारा अभी आएगा। जी सारा मैम। हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक 1 by 1, जैसे थ्रेट एंड अबॉर्शन पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या साइंस होते हैं, कैसे प्रोग्नोसिस होती है, कितना % चांस है कि ये किस तरफ जा रही है, बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, कैसे एग्जामिन करेंगे, क्या क्या देखते हैं, क्या इन्वेस्टिगेट कराते हैं, क्या ट्रीटमेंट, सब कुछ पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, सभी में। ठीक है। ठीक है, वो सब बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, मैं एंड कर रही हूँ, बाकी मैम पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा मैम। अभी कर रही हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मैम अल्लाह हाफिज। कल आपके हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन थी क्या? हाँ, एक और हॉस्पिटल से कोलैब किया है, तो उसी को। मुबारक हो मैम। थैंक यू। तो वो न्यू ही है एक तरीके से, न्यू ही है, मतलब उसके साथ कोलैब किया है नए हॉस्पिटल में। जी मैम। थोड़ा मेरा ये रहता है कि थोड़ा रूरल एरियाज में मैं ज्यादा पहुंच जाऊं, तो थोड़ा सा रूरल में ढूंढा है। सही है, एरिया बहुत अच्छा है। चलो, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर योर विशेस एंड जस्ट प्रे थैंक यू मैम। दिस न्यू हॉस्पिटल विल आल्सो बी राइज, बड़ी। ओके मैम, बहुत अच्छे से चलेगा मैम आपका हॉस्पिटल। बस दुआएं दो तुम लोग, बहुत जरूरी है। बस 1 घंटा मैम टाइम निकाल लीजिएगा कैसे भी। टाइमिंग का इशू हो रहा है बहुत ज्यादा क्लासेस के लिए, लेकिन कंटिन्यू करूंगी, कोशिश तो यही है। तुम लोग बच्चे तो लाओ,
बच्चे तो एडमिशन नहीं ला रहे तुम लोग बिल्कुल भी एडमिशन मेहनत, होगा मैम, कोई भी अब मेहनत होगा नहीं कर एडमिशन रहा वगैरह। है। सभी लोग प्लीज मेहनत करो, थोड़ा सा एडमिशन रेट बढ़ाओ जिससे आई कैन कंटिन्यू, यस मैम। मेरे को मोटिवेशन मिले। हाँ ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।